तो इस चैप्टर का नाम क्या है जो हम लोग स्टार्ट करें? इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल की अगर बात करें तो देखो, ये जो है ये सबको दिख रहा है, ये क्या है? ये फिगर में क्या है? लाइब्रेरी है ना। और बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी आई थिंक, है ना। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में अगर तुमको बोला जाए बुक ढूंढने के लिए, या कोई भी जाता है बुक ढूंढने के लिए, तो अगर उसको अपने सब्जेक्ट का या जो बुक चाहिए वो अगर ढूंढना हो तो कितना टाइम लगता है? आई थिंक बहुत ही कम समय लगता है ना। Yes. जितना है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही कम समय लगता है। और ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे जो बुक ढूंढना चाह रहे हैं, बुक ढूंढने में बहुत ही कम समय लगता है, जबकि बुक तो इतना ज्यादा है कि ढूंढने में मतलब ऑब्वियस बात है बहुत प्रॉब्लम होना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है ऐसा जिसके कारण इतना कम समय लगता है, कोई बता सकते हो? सर क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का मतलब जो भी टॉपिक बुक रहता है वो नेम्ड रहता है मतलब उस सेल में। हाँ ठीक है, एक तरह से तुम बहुत सही बोली, है ना। होता क्या है कि अगर किसी को मैथ्स का बुक चाहिए, है ना, तो मैथ्स का बुक चाहिए तो मैथ्स का जितना भी बुक है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन उसका बना रहता है। अब मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का बुक चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री का जितना बुक है उसका एक सेक्शन बना होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप को अलग कर देते हैं, एक टाइप के ग्रुप को अलग कर देते हैं, दूसरे टाइप के ग्रुप को दूसरे पार्ट में कर देते हैं। जैसे मान लो अगर मैथ्स का बुक हमको लाइब्रेरी में अरेंज करना है क्लास 1 से लेके 10 तक, ठीक है, और एक क्लास में बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स का मैथ्स का बुक आता है या नहीं आता है। तो अगर हमको अरेंज करना है बुक को तो 1 क्लास के लिए अलग सेल्फ बनाएंगे, अलग ग्रुप बनाएंगे, 2 क्लास के लिए अलग ग्रुप बनाएंगे, 3 क्लास के लिए अलग ग्रुप बनाएंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमें बुक ढूंढने में और बुक को मतलब यूज करने में बहुत आसानी होगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही काम किया जाता है। अब ये जो वर्ड जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन का मतलब ही ऐसा है कि एक टाइप की चीजों को एक साथ रखना, ठीक है। यानी क्लासिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफाइंग सिमिलर स्पेसिस एंड ग्रुपिंग देम टुगेदर। यानी ये जो क्लासिफिकेशन वर्ड है इसका मतलब ये है, पहले तो आइडेंटिफाई, पहचानना है कि भाई एक टाइप का कौन कौन है, और अगर एक टाइप का मिल गया तो उसको क्या कर देना है, एक ग्रुप में रख देना है। बात समझ में आ गया? जैसे मैथ्स का बुक अगर मिल गया, सारा मैथ्स का बुक है, तो उसको एक ग्रुप में रखना है। क्लियर? तो इसी वर्ड को बोलते हैं, इसी इसी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे किसको करना है? तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है। वैसे क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम किसका करने वाले हैं? एलिमेंट्स का। तो अभी तक बताओ, कोई बता सकते हो अभी तक कितने नोन एलिमेंट्स हैं अभी तक जिसके बारे में हमें पता है अभी तक? So 118 118, वेरी गुड, है ना। तो अभी तक ऑब्वियस सी बात है, अ टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, ठीक है। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं और इतने सारे जो एलिमेंट्स है ना वो कंपाउंड अगर बनाएंगे तो ऑब्वियस बात है कंपाउंड को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो फिलहाल हम सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब ये जो एलिमेंट्स है तो ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो इतने सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज भी अलग है या नहीं अलग है, बताओ? बहुत अलग है। और अगर इनका प्रॉपर्टीज अलग है तो हम क्या करें, हम इसको अगर ग्रुप में कर देंगे, है ना, तो हमें पढ़ना आसान होगा। तो इसको पढ़ने के लिए, इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ता है, इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स का अलग अलग प्रॉपर्टीज याद रखना पॉसिबल नहीं, तो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब बात तो समझ में आ गया कि अब हमें एलिमेंट्स का क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन। क्लियर? अब क्लासिफिकेशन करना मतलब कैसे करेंगे? तो क्लासिफिकेशन ऐसा तो नहीं कि लेके बैठे और एलिमेंट्स को बस क्लासिफाई करना है, कुछ लॉजिक लगाना होगा। और क्लासिफाई करना है तो मतलब एक टाइप के एलिमेंट्स को एक साथ रखना है और दूसरे टाइप के एलिमेंट को दूसरे साथ रखना है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करने के टाइम बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया, है ना। attempts were made to discover ways to learn the properties of elements in systematic order, है ना। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना प्रयास किया कि इन 118 एलिमेंट्स को, या जितने भी एलिमेंट्स हैं
उनके टाइम में जितने भी एलिमेंट्स थे उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दे ताकि उनको पढ़ना आसान हो जाए। किसके लिए पढ़ना आसान हो जाए? हम सब के लिए, खासकर आप लोगों के लिए पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, तो अब बात ये आ गया कि भाई ये काम सबसे पहले कौन करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोगों ने किया है, तो सारे लोगों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ कुछ अच्छा काम किया है, मतलब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम किया है जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट जो किया गया था इसको अरेंज करने के लिए वो कुछ ये था, है ना। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो किया गया था, मतलब फर्स्ट टाइम जब क्लासिफिकेशन किया गया था ना एलिमेंट्स का, तो उसका क्लासिफिकेशन सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पे किया गया था, है ना। यानी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब कि मेटल्स को एक जगह रखेंगे और नॉन मेटल्स को दूसरी जगह। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ऑल द एलिमेंट्स वेर ग्रुप्ड इन दीज टू क्लासेस ओनली। अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ग्रुप बनाएंगे तो सिर्फ हमारे पास दो ही ग्रुप बनाना, और ये दो ग्रुप में से मेटल वाला जो है ना वो बहुत बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको ये दिखाते हैं, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, ये तो आपको लास्ट में पढ़ना है ना। फिलहाल इस पीरियोडिक टेबल में आपको ये ब्लू कलर से दिख रहा है, मेटल्स दिख रहा है क्या? ये मेटल्स यहाँ लिखा हुआ, ये कलर जो दिख रहा है एरो जहां जा रहा है, दिख रहा है सबको? और नॉन मेटल जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ग्रीन कलर में जो दिख रहा है बस वही है नॉन मेटल्स। अब बताओ नॉन मेटल्स कम है या ज्यादा है? नॉन मेटल्स तो बहुत कम है और मेटल्स क्या है? बहुत ज्यादा है। तो दो ग्रुप तो हो गया, लेकिन एक ग्रुप इतना बड़ा हो गया और एक ग्रुप क्या हो गया? बहुत ही छोटा हो गया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसलिए सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करने से हमारा काम होगा क्या? नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक ग्रुप बहुत बड़ा हो गया और दूसरा ग्रुप बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, इसके बाद भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे यहाँ पे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब दिख रहा है, SbTO, पोलिनियम, ये सब दिख रहा है, टेलिनियम, है ना, ये सब दिख रहा है जो येलो कलर में है, ऑरेंज कलर में। ठीक है, ये जो जिगजैग लाइन में दिख रहा है ना, एक्चुअल में इसके पास दोनों का प्रॉपर्टी है। ये मेटल की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी, मतलब जो प्रॉपर्टी मेटल के पास है, कुछ मेटल का प्रॉपर्टी इसके पास है और कुछ नॉन मेटल का। तो बताओ अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स दो ग्रुप बना रहे तो इनको कहाँ रखेंगे? प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो लिमिटेशंस में हम बात करेंगे कि जब क्लासिफिकेशन किया गया, देखो पहले पढ़ेंगे हम लोग कि क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, कैसे ग्रुप सेलेक्ट किया गया, और लिमिटेशन में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे सेलेक्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम था। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हम अपना स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन नहीं आता एग्जाम में, लेकिन तब भी आपको पता रखना है, और उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन, ठीक है, और साइंटिस्ट के नाम पे ही हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, वो था डॉबेनियर ट्रेट्स, है ना। तो ये जो डॉबेनियर ट्रेट्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्लासिफिकेशन मेनली स्टार्ट होता है 1817 में। अब आपको ये भी हम बताएंगे कि क्यों यही इन्हीं से पढ़ रहे हैं। इनके पहले भी क्लासिफिकेशन हुआ, लेकिन हम अपना पढ़ाई यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले डॉमिनेयर ट्राइड्स में डॉमिनेयर ने 3 ट्राइड्स बनाया, है ना। ट्राइड क्या होता है पढ़ लेते पहले, देखो जैसे ट्राइड 1, ट्राइड 2 और ट्राइड 3, है ना। तो इसने 3 ग्रुप बनाया। 3 ग्रुप में, पहले ग्रुप में कौन कौन है? लिथियम, Li सिंबल सब जानते हो ना, Li लिथियम के लिए होता है, Na सोडियम, K पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना। तो 3 ग्रुप बना, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। बोला कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स इसका प्रॉपर्टी सेम होगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है ना, इसका प्रॉपर्टी सेम होगा, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का प्रॉपर्टी सेम होगा। तो अब पूछा गया भाई आप कैसे अरेंज किए इसको? तो इन्होंने बताया कि मैंने कैसे अरेंज किया। तो देखो 1 मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको हम थोड़ा पहले लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब देखिए यहाँ पे इसने पहले ये बताया कि we arrange the elements with similar properties into groups, है ना, similar properties into groups, यानी जो एक टाइप के प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे उनको एक ग्रुप में रखा। और ऐसा ये कितना ग्रुप बनाया? 3। ऐसा ये 3 ग्रुप बनाया, और हर एक ग्रुप का नाम क्या
दिया इन्होंने ट्रैड्स। हर एक ग्रुप का नाम क्या दिया गया? ट्रैड्स। जैसे यहाँ पे एक ट्रैड हो गया, दूसरा ट्रैड हो गया और तीसरा ट्रैड हो गया। अब इस ट्रैड को हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सिंबल लिखेंगे, जैसे ट्रैड 1 है तो सिंबल लिख रहे हैं, जैसे सोडियम के लिए Na, सॉरी सोडियम नहीं, सोडियम के पहले क्या है? लिथियम है ना, तो पहले हम लोग किसका ले रहे हैं? लिथियम। लिथियम का सिंबल Li, ठीक है। उसके बाद सोडियम और उसके बाद पोटेशियम। अब बताओ लिथियम का मास जानते हो कोई? मास नंबर, एटॉमिक मास बताओ, किसी को याद है तो? लिथियम का एटॉमिक मास 9U 7 है ना, और पोटेशियम का एटॉमिक मास बताओ। 23 पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है ना। पोटेशियम का 39 होता है ना इसका, यस सर 39 होता है इसका मास, और लिथियम का मास क्या होता है? 7। और वो कहते सोडियम का सबको पता हो, सोडियम को पता है सबको? 23। हाँ, सोडियम का 23। अब इन्होंने ये बोला ना कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज करें, इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में मतलब जैसे लिथियम है तो लिथियम का मास 7 है तो उसको पहले रखेंगे, फिर सोडियम का मास क्या है? 23 तो उसको उसके बाद रखेंगे, और पोटेशियम का मास 39 तो उसको उसके बाद रखेंगे। अगर इस तरीके से अरेंज करते हैं, और जो मिडिल वाला है, मिडिल में यहाँ पे कौन आ रहा है? सोडियम। मिडिल में कौन आ रहा है? मिडिल सोडियम। तो ये जो सोडियम का मास है वो क्या होगा? लिथियम और पोटेशियम के मास का क्या होगा? एवरेज होगा। अब बताओ 7 और 39 का एवरेज बताओ तो कितना होगा? 7 + 39/2 होगा। यस। और इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 39 + 7 46/2। 46/2। और यानी ये क्या आ गया? ये आ गया 23। तो इन्होंने ये बोला कि इफ द 3 एलिमेंट, जो 3 एलिमेंट्स है ना, किसमें? एक ट्रायड में, एक ग्रुप जो बनाया है उन्होंने, तो उन्होंने जो ट्रायड बनाया ना, तो वो जो 3 एलिमेंट्स है उनको अगर हम अरेंज करें, कैसे अरेंज करना है? ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। अगर इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज करें तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल में एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास होगा, क्या होगा? नियरली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। यानी ये जो मिडिल का एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास इन दोनों के मास का क्या होगा? एवरेज होगा। अगर इस तरह से ट्रायड बनाते हैं तो क्या होगा? इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा, यानी सिमिलर होगा, ठीक है। अब सेकंड ले लेते हैं, तो सेकंड में हमारा क्या है? सेकंड है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब देखो कैल्शियम का मास आप नहीं जानते होगे, लेकिन यहाँ पे देखो कैल्शियम का मास तो ऐसे जानते होगे, एग्जैक्ट मास दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं। कैल्शियम का एग्जैक्ट मास कितना दिया हुआ है? 14.1। याद आपको 20 तक ही रखना है। बेरियम का मास कितना दिया हुआ है? 137.3। अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? ये जो मिडिल एलिमेंट है इसका मास इन दोनों मास के क्या होना चाहिए? एवरेज होना चाहिए। क्लियर? तो इन दोनों मास का एवरेज निकाल के देखते हैं। तो इन दोनों मास का अगर एवरेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 40.1 प्लस 137.3 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 177.4 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16 और 0.7। तो यहाँ पे इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है नियरली द एवरेज। नियरली द एवरेज मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, मतलब एग्जैक्ट अगर निकलता तो वो निकलता 87.6, बट एग्जैक्ट नहीं निकला है। लेकिन क्या ये इसके पास है या नहीं है बताओ? है ना। तो यहाँ पे भी हम इस बात को वेरीफाई कर लिए कि दो मास को, यानी जो फर्स्ट और लास्ट वाला जो है उसके एटॉमिक मास का अगर एवरेज लेंगे तो मिडिल वाले का एवरेज, मिडिल वाले का मास मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे केस में 88.7 मिल रहा है तो हम उसको यही लिख रहे हैं। क्लियर? वही लास्ट केस में बात करें तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। यहाँ पे भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप टेस्ट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको अब हम नहीं बता रहे, इसको आप लोग खुद से करिएगा। 35.5 और 126.9।
अगर इन दोनों का एवरेज लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, अप्रोक्स 79.9, एवरेज ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मास ही लिख देते हैं अभी। तो एग्जैक्ट मास हमारा कितना है यार, 87.6, और इन दोनों का एवरेज इसके पास है और इन दोनों का एवरेज इसके पास होगा, और यहाँ पे तो इन दोनों का एवरेज एग्जैक्टली इसके पास है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कितने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया बताओ, 3 3 6 3 9, यानी 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, जिसमें से बताया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का प्रॉपर्टी, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का प्रॉपर्टी, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे थे मतलब एग्जैक्ट मास याद रखना जरूरी है या मतलब नहीं याद रखना कुछ भी याद रखना जरूरी नहीं, बस एक एग्जांपल याद रखना, ये पहला वाला, और ये याद रहेगा, ठीक है ना, बाकी याद रखने का जरूरत नहीं, ठीक है। मास याद करना नहीं ये हाँ 20 तक मास याद रखना पड़ता है आपको, कैल्शियम तक मास याद रखना चाहिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर के साथ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, और इसका मास कितना होता है 40, आपको यहां तक याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो बात है कि चलो क्लासिफिकेशन हो गया, अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे लिमिटेशन में। क्लासिफिकेशन कैसे किया गया हम समझ गए, अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब प्रॉब्लम। अब बताओ आप लोग को क्या लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि उस टाइम 9 ही एलिमेंट नहीं डिस्कवर्ड थे। बताओ 9 ही एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे उस टाइम, इससे ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। अगर 9 एलिमेंट से ज्यादा डिस्कवर्ड थे, इसका मतलब सारे को तो उसने ग्रुप में नहीं क्लासिफाई किया ना, सारे का ग्रुप नहीं बनाया, यानी इनके पास सिर्फ और सिर्फ कितना ट्रायड था, ये इस तरह से सिर्फ 3 ट्रायड फाइंड कर पाए। कितना ट्रायड फाइंड कर पाए? 3 ट्रायड्स फाइंड कर पाए उस टाइम पे, एट दैट टाइम, है ना। तो इसलिए यही सबसे बड़ा लिमिटेशन है। लेकिन एक बात बताओ, इनका पॉजिटिव पॉइंट कोई बता सकते हो? निगेटिव तो हम बता दिए, पॉजिटिव बताओ, पॉजिटिव क्या था? अच्छा अगर किसी को पता है तो बताइए, नहीं तो लास्ट में फिर पूछेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। कोई अभी बताना चाहते तो बताओ इनका पॉजिटिव पॉइंट, बोलो आकांक्षा। बाकी साइंटिस्ट को इससे हेल्प मिला। हाँ वेरी गुड, बाकी साइंटिस्ट को इससे हेल्प मिला, और सबसे बड़ा हेल्प पता है क्या मिला? ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास में जो इसने अरेंजमेंट किया ना, तो फर्स्ट टाइम इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज करने वाले यही थे। अब एक बार ये अरेंज कर लिए तो आधा काम तो कर दिए, क्लू तो ये दे दिए ना कि भाई मास इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में ही अरेंज करना है। अब जितने भी साइंटिस्ट इसके बाद आएंगे ना, सारे लोगों ने अरेंजमेंट किस ऑर्डर में किया है? इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में, ठीक है ना। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, और इसीलिए एक्चुअल में इनका ट्रेड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उतने ज्यादा एलिमेंट्स को ये ग्रुप में नहीं भी किए हैं, तब भी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इसी कारण से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आए न्यूलैंड्स, है ना। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये लॉ जो है एक्चुअल में बहुत ही सिंपल है देखा जाए एक तरह से तो, है ना। ऑक्टेव रूल्स बहुत जगह फॉलो होता है। जैसे आप लोग को म्यूजिक नोट्स पता होगा, है ना, थोड़ा बहुत म्यूजिक के बारे में अगर आइडिया होगा तो सबको आइडिया होगा कि हिंदी में अगर बोले तो सा के बाद क्या आता है? रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा आता है ना। तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो म्यूजिक नोट्स भी जो होता है ना, वो कितने टाइम्स के बाद रिपीट करता है? 7 टाइम्स के बाद जब 8वां नोट आता है ना, तो वो फिर से सा ही आता है। बात समझना है? तो लॉ ऑफ ऑप्टिक्स मतलब एवरी 8th एलिमेंट, है ना, रिपीट करेगा प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, बताओ इसको सारे गामा पा आता होगा क्या? एक बात बताओ, न्यूलैंड को सारे गामा पा धा नी सा तो नहीं आता होगा। तो ये इन्होंने भी म्यूजिक नोट पे किया, और ये इनका म्यूजिक नोट नीचे दिया हुआ है, डू, रे, मी, फा, सो, ला, टी, है ना। तो इत्तेफाक की बात है कि इंडियन म्यूजिक में भी 8 नोट्स होते हैं, 7 नोट्स होते हैं, और अदर म्यूजिक में भी कितना होता है? 7 नोट्स होते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। अब देखो इसी म्यूजिक के नोट्स को रेफरेंस मान के जब भी हम लोग को कुछ आइडिया आता है ना, तो आइडिया हम लोग को नॉर्मली जो हमारे लाइफ में होते रहता है ना, उस चीज को देख के हम लोग आइडिया लगाते हैं। तो इन्होंने भी इस म्यूजिक नोट्स को
सुन के आइडिया लगाया कि एलिमेंट्स को भी अगर हम अरेंज करें, ठीक है, तो एवरी कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग, कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग मास। हाँ, इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो ये हो गया पहला एलिमेंट, और ये कौन सा हो गया, आठवां हुआ ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और उसके बाद अगर फ्लोरीन को पहला मानो तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोरीन 8th एलिमेंट, यानी एवरी 8th एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी उसका क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो इन्होंने ये बोला कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, अगेन देखो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो भाई ये तो डोवेनियर ने भी बोला था, तो इन्होंने एक्स्ट्रा क्या बोला, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट रिपीट्स, इन्होंने क्या बोला, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट्स रिपीट्स, यानी अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो 8th एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे क्या होगा, उससे मैच करेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप लोग इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे अगर हम Li को फर्स्ट मार रहे हैं तो इसके लिए 8 कौन होगा बताओ, लिथियम के लिए 8 कौन होगा, 8 कौन हो जाएगा, सोडियम, तो यानी लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी सेम होगा, और फिर सोडियम के बाद 8 एलिमेंट कौन होगा, पोटेशियम, तो पोटेशियम का प्रॉपर्टी सेम होगा। अब बताओ, ये तो डॉबेनियर ने भी बताया था ना इसके बारे में, बात समझ में आया, ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया, क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दिस लॉ वर्कड वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली, लेकिन इनका जो लॉ है ना, इनका लॉ बस लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही वर्क करता था। मतलब अगर ये कैल्शियम बॉर्डर लाइन है, कैल्शियम तो इनका प्रॉपर्टी बहुत मस्त था, मस्त मतलब बहुत ही अच्छा था, और सारे एलिमेंट्स अपना प्रॉपर्टी उसी तरह से शो कर रहे थे, यानी 8 एलिमेंट्स अपना प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा था। लेकिन कैल्शियम के बाद गड़बड़ हुआ, तो लाइटर एलिमेंट्स मतलब जिसका मास कम हो। कैल्शियम का मास कितना होता है बताओ, किसी को याद है तो, 40, वेरी गुड। तो 40 मास तक, इसको इस तरह से भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कहां तक न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट मतलब बहुत अच्छी तरह से काम करता है, तो 40 मास तक, या कौन से एलिमेंट तक, कैल्शियम एलिमेंट तक, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट देखो लिमिटेशन। तो लिमिटेशन इनमें अब ऑब्वियस बात है, यहां पे भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम इसमें यही था कि लॉ ऑफ ऑक्टेट्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, यानी कैल्शियम के बाद भाई ऐसा नहीं हो रहा था कि एवरी 8 एलिमेंट अपना प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा था, ठीक है। तो कहां तक ये गुड था, कहां तक ये एप्लीकेबल था बताओ, कैल्शियम तक, या हम यहां पे लिख सकते हैं अप टू 40 मास, है ना, अप टू मास 40, ठीक है। तो ये कैल्शियम का मास भी याद रखना, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। चलिए दूसरा पॉइंट यहां पे हम ये बोल सकते हैं, न्यूलैंड्स assume that there were only 56 elements। देखो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होता है नॉर्मली, है ना, जैसे नॉर्मली अगर कोई ये क्लेम करे कि हम दुनिया का सारा कुछ जानते हैं, मेरे पास सारा नॉलेज है दुनिया का, तो बताओ वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है। और दूसरी बात वो ये भी बोल रहा है कि अब हम कुछ नहीं सीखना चाहते, ठीक है। तो बात ये है कि इनके साथ भी यही प्रॉब्लम था, इन्होंने बोला कि ओनली 56 एलिमेंट इन नेचर, ये बोला चलो ठीक है, एज्यूम किया, चलो मानते हैं एज्यूम किया, लेकिन उसके बाद ये भी क्लेम किया कि नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, है ना। तो ये भी ड्रॉबैक है इनका, इन्होंने बोला भाई 56 एलिमेंट जो हम अरेंज करके दे रहे हैं बस उतना ही है, अब इसके बाद ना कोई डिस्कवर होगा, फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट अदर एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। लेकिन बताओ आज हम लोग 56 की जगह कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, 180, असल में। और ये भी हम नहीं कह सकते आज के डेट में कि सिर्फ 118 एलिमेंट्स है, कह सकते हैं क्या, नहीं ना। तो ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने बोला कि ओनली 56 एलिमेंट्स थे हैं, और अदर जो है और एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होंगे, तो ये भी इनका ड्रॉबैक है कि नहीं है,
ठीक है, ड्रॉबैक और लिमिटेशन सेम होता है। क्लियर है सेकंड पॉइंट? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इनमें क्या प्रॉब्लम था। नेक्स्ट पॉइंट था कि he kept two elements like nickel and cobalt in the same slot। ये बात समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन रखे, फ्लोरीन रखे, क्लोरीन रखे। अब यहाँ देखो कोबाल्ट और निकल को एक प्लेस पे रख दिया है, यहाँ देखो सिलियम और लैथियम को एक प्लेस पे, लैंथेनियम को एक प्लेस पे रख दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है जो भी है इसका एलिमेंट का नाम आपको नहीं याद रखना है, बस CLA करके याद रखो। ठीक है, तो बताओ एक बात बताओ, अगर इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम है तो सेम ग्रुप में रखेंगे, लेकिन एक ही जगह पे दो को क्यों रख रहे हैं? एक ही जगह पे दो को क्यों रख रहे हैं? अगर रख रहे हैं तो बताएंगे ना भाई कि एक जगह पे दो क्यों रख रहे हैं। तो ये भी इनका ड्रॉबैक, दो को तो रख दिया है ना, जो कि एक्सेप्टेबल भी नहीं था और जिसके बारे में बताया भी नहीं भाई कि क्यों रख रहे हैं कोबाल्ट और निकल को एक प्लेस पे। बात समझ में आया? तो ये भी इनका क्या है, ड्रॉबैक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ड्रॉबैक या लिमिटेशन दोनों सेम होता है। नेक्स्ट क्या किया गया, अब जो ये जो कोबाल्ट और निकल है ना, कोबाल्ट और निकल, इसका प्रॉपर्टी पता है आयरन से मिलता है। आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, आप लोग शायद इन तीनों को साथ में ही पढ़ते होंगे, है ना। और इन तीनों का प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलता है। अगर इन तीनों का प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलता है तो बताओ इसको एक ग्रुप में रहना चाहिए, अलग ग्रुप में? तीनों को एक ग्रुप में रहना चाहिए ना। लेकिन आप देख सकते हो कि आयरन का प्रॉपर्टी जो है कोबाल्ट और निकल से रिजल्ट करता है, मतलब मिलता है, सिमिलर है, लेकिन तब भी इसको कहाँ रखा गया है? अलग ग्रुप में है या एक ग्रुप में? बताओ, अलग ग्रुप में है। ठीक है, तो ये भी हाँ डिफरेंट ग्रुप में है, तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट ड्रॉबैक, ऐसे इतना ड्रॉबैक्स नहीं रहेगा, आपको बस 3 ड्रॉबैक्स ऊपर से 3 याद रख लेना, या कोई सा भी 3 आपको लिखने आ सकता है, लेकिन सारा हम बता दे रहे। ठीक है, देखिए अब कोबाल्ट एंड निकल आर प्लेस्ड इन ग्रुप ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब कोबाल्ट और निकल के साथ ही एक पॉइंट और है कि कोबाल्ट और निकल को रखा किसके साथ गया है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इन तीनों के साथ रखा गया है। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इन कोबाल्ट निकल का जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग की तरफ से आ रहा है तो उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछा है, सर ये न्यूलैंड ऐसे ही मतलब गेस कर रहा था, मतलब कुछ तो किया होगा ना, जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या कुछ। मतलब पूछने का मतलब ये है कि न्यूलैंड्स जो है कुछ तो लॉजिक लगा के ऐसे अरेंज किया। कैल्शियम तक भी काम कर रहा है तो कुछ तो लॉजिक लगाया होगा ना, कि ऐसी हवा में तीर मार रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आप ही लोग की तरफ से बता सकते हो, न्यूलैंड ने क्या यहाँ पे किया और किस बेसिस पे अरेंजमेंट हुआ है? क्या उसको पता था? कुछ तो एक्सपेरिमेंट हुआ। देखो हुआ क्या ना, होता क्या है कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, किसी का प्रॉपर्टी देखा गया। चलो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का प्रॉपर्टी देखा गया, या डॉबनेयर ट्रेड उस टाइम, मतलब डॉबनेयर ट्रायड्स बन चुका था, है ना, या बहुत सारे साइंटिस्ट लोग थे जो अपना एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा बहुत तो पता था, थोड़ा बहुत तो पता था कि हाँ भाई इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, ऐसे करके कुछ तो आइडिया था। लेकिन बाकी जो है ना, बिना एक्सपेरिमेंट के बस एक लॉ पे, जैसे म्यूजिक नोट्स रिपीट करता है तो उससे रिलेट करने का कोशिश किया गया। जैसे आप लोग एटम को और एटम का स्ट्रक्चर सब जानते हो ना, नॉर्मली आप लोग पढ़े होंगे, न्यूक्लियस रहता है सेंटर पे और चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? बताओ। इलेक्ट्रॉन। वो एटम है, बट एटम तो दिखाई नहीं देता है। अच्छा वैसा ही स्ट्रक्चर, एक बात बताओ, कोई है हमारे यूनिवर्स में वैसा ही स्ट्रक्चर जस्ट लाइक एटम? एक ऐसा जो दिखता नहीं बिल्कुल, और एक ऐसा चीज इतना बड़ा है कि नहीं दिखता है, बताओ। सोलर सिस्टम है ना, हमारा सन जो है वो सेंटर पे रहता है और चारों तरफ कौन घूमता है? चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? प्लैनेट्स। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारा पूरा जो सोलर सिस्टम यानी पूरा जो यूनिवर्स है वो जिस तरह का दिखता है, क्या उसी के जैसा एटम नहीं दिखता है? दिखता है ना, सबको पता है, सब लोग यही पढ़े हो अभी तक तो यही पढ़े होगे। वैसे आगे जाके पढ़िएगा कि वो स्ट्रक्चर भी गलत है। आवाज आ रहा है मेरा क्लियर सबको? हेलो
यस सर। आवाज आ रहा है? हाँ, तो आगे जाके आप पढ़िएगा कि उस स्ट्रक्चर में भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है, लेकिन नॉर्मली जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो जो दुनिया में चीज होता है ना उसी से कंपेयर करते हैं। एक ऐसे चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं जो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, और एक ऐसे चीज से जो पूरा दुनिया है, जो पूरा कंप्लीट है। अब वो पूरा जो कंप्लीट है सिस्टम जो बना हुआ है, वो बस उसी स्ट्रक्चर को रिपीट कर करके बना है। बात समझ रहे होगे हम जो बोलना चाह रहे हैं? लेकिन आगे जाके आप लोग पढ़िएगा कि वो स्ट्रक्चर जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, लेकिन हाँ, उस स्ट्रक्चर को एज्यूम करने से हमारा काम हो जाता है। तो नॉर्मली जब हम लोग सोचते हैं ना, या कोई लॉ बनाते हैं या किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि कोई ऐसा होगा, तो कुछ रियल लाइफ से ही लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या लिया, इन्होंने म्यूजिकल नोट्स लिया, और जैसे इन्होंने म्यूजिकल नोट्स के बारे में देखा कि एवरी 8 नोट रिपीट कर रहा है, उसी तरह इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के बेसिस पे सारे को अरेंज कर दिया और देखा कि एवरी 8 एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है। तो जब 2-3 का मिल गया या 4-5 का मिल गया, तो इनको लगा कि सबका मिल गया, यानी 20 तक तो इनका काम सही था। लेकिन उसके बाद काम गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि 20 तक ठीक है, 20 तक इनका काम किया तो गुड, लेकिन बात यह है कि उसी के बेसिस पे इन्होंने बाकी सारे को अरेंज कर लिया जिसके बारे में कुछ पता नहीं था। क्लियर? समझ में आया कि उन्होंने क्या लॉजिक लगाया? इनका कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं था, इनका बस लॉजिक था। ठीक है? और वो म्यूजिकल नोट्स। चलो एक और इनका ड्रॉबैक पढ़ लेते हैं। हाँ, इनका ड्रॉबैक ऐसे, ये ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है एक तरह से ड्रॉबैक होगा। अब जिसको इनर्ट गैस के बारे में पता नहीं है, वो तो इनर्ट गैस के लिए जगह नहीं ना छोड़ेगा। तो इनके टेबल में ये भी ड्रॉबैक में काउंट कर सकते हो कि जब इनर्ट गैस डिस्कवर्ड हुआ ना, तो इनके टेबल में कोई जगह ही नहीं था जहां पे इस गैस को रखा जा सके। अब इनर्ट गैस सब जानते हो या नहीं जानते हो, बताओ इनर्ट गैस के बारे में। नोबल गैस, इनर्ट गैस जानते हो सब लोग? यस अच्छा, एक बात बता सकते हो, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाहते हैं। ये जो नोबल गैस है और जो इनर्ट गैस है, जैसे हो गया हीलियम, फिर हो गया नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, है ना, रेडन और जेनन। ठीक है, केआर होता है ना क्रिप्टन का। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये जो नोबल गैस है, इस नोबल गैस को डिस्कवर होने में बहुत समय लग गया। बताओ क्यों? बता सकते हो कोई क्यों? इसको डिस्कवर होने में बहुत समय लग गया। एक्चुअल में ये रिएक्टिव होता है या नहीं रिएक्टिव होता है? सर ये कंपाउंड एक बार नॉन रिएक्टिव सर। नॉन रिएक्टिव होता है। अच्छा, नॉन रिएक्टिव होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी के साथ तो नहीं मिलेगा, ये किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, है ना। तो एक्चुअल में अगर वो रिएक्टिव नहीं है तो इसके जो कंपाउंड्स होंगे, अगर इसके कंपाउंड्स हैं भी, इसके कंपाउंड्स हैं भी, तो वो कम होंगे या ज्यादा होंगे? बताओ, इसके कंपाउंड्स कम होंगे या ज्यादा होंगे? बहुत कम होंगे ना, क्योंकि रिएक्टिव तो है नहीं, शायद कम, है शायद ना। कम। हाँ, तो कम होंगे, और जो चीज दुनिया में कम है उसको ढूंढने में तो तो कंपाउंड आएगा कहाँ से? आता है, कंपाउंड आता है, आगे बढ़ना है, अभी नहीं बता सकते। इसका कंपाउंड्स बनता है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 12th क्लास में पढ़ना है, 11th में भी थोड़ा बहुत तुमको आइडिया मिल जाएगा कि इसके भी कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, और अभी तो आपको पढ़ना नहीं है तो कि हम बताएं। ठीक है, तो बहुत कम इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव बोल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है एक पर्टिकुलर केस में ये रिएक्ट करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है। लेकिन वैसे कंपाउंड्स का नंबर बहुत कम होता है, और नंबर बहुत कम होता है इसलिए इनको ढूंढने में बहुत ही समय लग गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब इनफैक्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और एराइज करता है, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछे तो मेरे दिमाग में एराइज किया। ठीक है, जैसे चलो ये कंपाउंड तो फॉर्म कर रहा है, ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो इसको लोगों ने डिस्कवर कर लिया। क्या कुछ दुनिया में ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है जो हो बट कोई कंपाउंड ही नहीं फॉर्म करता हो? तो क्या उसके बारे में डिस्कवर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? किया जा सकता। ऑब्वियस बात है, अब किया जा सकता है तो उसको करने में बहुत समय लगेगा, और वैसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो हम लोग नोबल गैस तक ही पहुंचे, वैसे कंपाउंड तक अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे, है ना, जिसके बारे में जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता हो। क्योंकि अगर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है तो वो किसी के साथ होगा नहीं, और हो सकता है कि हमारे अर्थ पे ही एग्जिस्ट नहीं करता हो, यानी अर्थ के बाहर जाके कहीं पे हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात करते हैं हम लोग। उम्मीद करती है लिमिटेशन सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको बस लिमिटेशन में ये याद रखना है कि इसका काम कब तक सही तक चला, कैल्शियम तक, और सॉरी लिमिटेशन में कब तक सही तक चला, कैल्शियम तक। दूसरा, कितना एलिमेंट्स इसके अकॉर्डिंग था, ओनली
अब तक 56 है ना, 56 याद रखना। फिर वो बोलता है बस अब तक 56 ही है, ठीक है 56। और दूसरा बात ये भी कि निकल और कोबाल्ट को वो कहाँ रख दिया था, सेम स्लॉट में, जो कि सही नहीं था। और एक ये वाला पॉइंट याद रखना, इनर्ट गैस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा था। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और हम लोग देख लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो आपने एलिमेंट्स का सिंबल दिया है नीचे, हाँ नोट्स में ऐसा लिखना जरूरी है या नहीं? क्या बोलो, ब्रैकेट में जो लिखे हैं? नहीं, नीचे जो इतना सा सिंबल है हीलियम लिथियम बेरिलियम ये सब का, तो ये सब नोट्स में लिखना जरूरी है या नहीं सर? अच्छा नोट्स में नहीं, नहीं वो हम समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है लिख सकते हो, बट ये उतना कंपलसरी नहीं, ठीक है बस आपको समझने के लिए लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बोलो। निकल और कोबाल्ट वाला पॉइंट फिर से समझा दीजिए। निकेल और कोबाल्ट वाला, अच्छा निकेल और कोबाल्ट से 3 पॉइंट है ना। अब कौन सा पॉइंट बोल रही है, जैसे ये 3rd नंबर पॉइंट भी निकेल कोबाल्ट का है, इन दोनों को एक जगह पे रखा है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है अगर एक प्लेस पे किसी को रख रहे हैं, 2 एलिमेंट को, तो हम एक्सप्लेन करेंगे ना, ठीक है। तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि आप रख रहे हैं 2 एलिमेंट को एक जगह पे और आप एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है क्लियर ये पॉइंट। और दूसरा जो था, दूसरा ये कि इसको हम, ये जो निकेल और कोबाल्ट है उसका प्रॉपर्टी किससे मिलता है, आयरन से। किससे मिलता है, आयरन से। और आयरन से अगर प्रॉपर्टी मिलता है तो निकेल और कोबाल्ट को किसके साथ होना चाहिए बताओ, आयरन के साथ होना चाहिए ना। तो आयरन के साथ ना रख के निकेल कोबाल्ट को इस ग्रुप में रख दिया गया है और आयरन को इस ग्रुप में, तो ग्रुप अलग अलग हो गया, ठीक है। और निकेल कोबाल्ट से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि कोबाल्ट और निकेल को उस ग्रुप में, एक्चुअल में देखो ये पॉइंट बढ़ाने का तरीका है। बात तो यहाँ पे हमको समझ में आ ही गया कि ये गलत ग्रुप में रखा गया है कोबाल्ट और निकेल, लेकिन उसी को दूसरे पॉइंट में हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से इसका प्रॉपर्टी तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तब आप इसको इस ग्रुप में क्यों रखें। बात समझ में आया, यानी 3 पॉइंट है। पहला तो दोनों को एक साथ क्यों रखे, क्लियर। और दूसरा आयरन के साथ इसका अगर प्रॉपर्टी मिलता है तो आयरन के साथ क्यों नहीं रखे, ठीक है। एंड थर्ड आपका ये हो गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से तो इसका प्रॉपर्टी ही नहीं मिलता है, तो भाई इसके साथ क्यों रखे। क्लियर है क्या नंदिनी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है चलो अब एक और है, वैसे तो थोड़ा फास्ट हो जा रहा है क्योंकि आपको नोट्स बनाना पड़ेगा और हम ऐसे ही समझाते जा रहे हैं, लेकिन एक मेंडलीव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है ना इस चैप्टर में तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इस टेबल को बनाना नहीं है फिलहाल, बस समझना है। और रियल में अगर सबसे अच्छा काम कोई किया है ना तो यही किया। सबसे अच्छा काम मतलब सबसे पहला पर्सन जो सही में ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया कि जिसका प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच कर रहा था, मतलब एक ग्रुप में अगर है तो उन सब का प्रॉपर्टी मैच कर रहा था। पहला अगर कोई आदमी था तो कौन था, मेंडलीव, ठीक है। इसीलिए इसका पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना, हाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो भी हमारा इसी के बेसिस पे, ठीक है। चलो देखो जैसे इनका जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था, इसीलिए इनका लॉ भी पढ़ रहे हैं हम, है ना। इनका अच्छा ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट भी पढ़े, है ना। उनका लॉ यही था कि 8 एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। और इनका लॉ क्या था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इनका लॉ क्या था कि द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अच्छा यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म यूज किया गया, ये थोड़ा सा मतलब हम समझा देते हैं। आप इसको पीरियोडिक फंक्शन मतलब हो गया कि फंक्शन, जैसे फंक्शन पहले पढ़े हो मैथ्स में, पढ़े फंक्शन f(x = x² + 2x + 5। बताओ यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है ये किसका फंक्शन है, इस x का फंक्शन है ना। ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और x का फंक्शन कहने का मतलब क्या है, x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें fx का वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ मिलेगा ना। ये मैथ्स में पढ़ते हो तुम लोग। हेलो आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है तो यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है ना, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि
एटॉमिक मास के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट का सेम है या नहीं सेम है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स का वो पीरियोडिक फंक्शन होगा एटॉमिक मास के बेसिस पे। ठीक है, अब वो क्या होगा उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने सबसे पहले तो उस टाइम कितने एलिमेंट्स नोन थे इनके टाइम में, न्यूलैंड के टाइम में कितने थे, न्यूलैंड के टाइम में कितने एलिमेंट्स नोन थे 56। इनके टाइम में कितने थे, इनके टाइम में थे 63। ठीक है, अब इन्होंने ये टेबल जो बनाया, इस टेबल में वर्टिकल कॉलम्स दिख रहा है आपको, 1 2 ऐसे करके आपको दिख रहा है ये कॉलम। कितना कॉलम है बताओ, यहाँ पे कितना कॉलम है इस टेबल में, कितना कॉलम है 8। तो इन कॉलम को इन्होंने क्या बोल दिया, इन कॉलम को इन्होंने बोला ग्रुप। ठीक है, तो ये ग्रुप का भी डिफिनेशन एग्जाम में आता है। तो वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रो दिख रहा है सबको, हॉरिजॉन्टल रो देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल रो दिख रहा है आपको 1 2 3 ऐसे करके दिख रहा है हॉरिजॉन्टल रो। ये हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। मतलब इन्होंने ही टर्म दिया, हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला इन्होंने, पीरियड, और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला, ग्रुप्स। ठीक है, अब देखो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। अब इन्होंने बहुत ही समय दिया, इन्होंने बहुत ही ज्यादा समय दिया, और समय इसलिए दिया ताकि ये हर एक एलिमेंट को अच्छे से पढ़ पाए। और देखा जाए ना तो इन्होंने हर एक एलिमेंट को पढ़ा है, हर एक एलिमेंट को पढ़ा है। और कैसे पढ़ा है तो उस चीज को हम देखते हैं। तो पढ़ा क्या है, तो उनके बारे में उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या किया, एनालाइज किया। और खासकर कंपाउंड को पढ़ा, कौन से कंपाउंड को, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को क्यों पढ़ा। आप लोग अगर मैक्सिमम एलिमेंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, कंपाउंड बनाता ही बनाता है। जैसे चलो एक ग्रुप को हम आप लोग को पढ़ के बताते हैं इन्होंने किया क्या। जैसे यहाँ पे देखो एक ऑक्साइड लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्राइड। तो इन्होंने ये जो सारे एलिमेंट इस टेबल ग्रुप में दिख रहे हैं ना, इनका फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला कैसे, जैसे कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके फॉर्मूला निकाला। तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ क्या निकलेगा फॉर्मूला बताओ, CH4। यहाँ पे R जो है ना, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्रुप में जो एलिमेंट है उसको। और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया और फॉर्मूला निकाला। तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्मूला आ जाएगा, C को यहां रखेंगे तो इस फोर्थ ग्रुप में CO2। तो चलो, तो कार्बन का फॉर्मूला एक निकला CH4 और दूसरा निकला CO2। फिर इस ग्रुप में मान लो सिलिकॉन का लिया गया, तो सिलिकॉन का भी देखा कि सिलिकॉन का भी क्या निकला, SiH4 और SiO2। तो एक बात बताओ, दोनों का फॉर्मूला सेम है क्या, सिमिलर है क्या, इनफैक्ट सेम है, इसमें फॉर्मूला सेम है दोनों का। इस तरह से इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबका स्टडी किया एक एक करके, एक एक कार्ड पे। जो 63 एलिमेंट्स है ना, तो उनके लिए 63 कार्ड्स बनाया इन्होंने। कितना कार्ड्स बनाया, 63 कार्ड्स। और हर एक कार्ड्स पे उसका फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज लिखे, हर एक कार्ड्स पे उसका फॉर्मूला लिखे और उसका प्रॉपर्टीज लिखे। उसके बाद और मेनली स्टडी किया गया था ऑक्साइड्स को और हाइड्राइड्स को। तो बताओ इन दोनों फॉर्मूला को देख के क्या हम बोल सकते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन को एक ग्रुप में रखेंगे, क्या आप कह सकते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन को एक ग्रुप में रखेंगे, बताओ ये दोनों फॉर्मूला को देख के। ठीक है, नो सर, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, CH4 है, यहाँ SiH4 है, CO2 है और यहाँ SiO2 है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे देखो। अच्छा, ये हाइड्रोजन सब जानते हैं, लिथियम भी जानते होंगे, Na भी जानते होंगे, पोटेशियम भी जानते हैं। एक बात बताओ, सबसे पहले ये बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन बताओ, कोई भी फॉर्मूला बताओ। यहाँ लिखा है R2O। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है H2O। लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, L2O, है ना। और इन्होंने ये फॉर्मूला निकाला है, इन्होंने ये फॉर्मूला निकाला उस टाइम, हमको तो पता है आज के डेट में, लेकिन इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके फॉर्मूला निकाला तो H2O निकला। लिथियम और ऑक्सीजन से निकाला तो Li2O निकला। सोडियम और ऑक्सीजन से निकाला
तो निकला Na2O, और पोटेशियम और ऑक्सीजन से जब निकाला तो क्या मिला, K2O। तो अब एक बात बताओ, इन चारों को देख के क्या लगता है, इन चारों का प्रॉपर्टी सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम। सेम लगा, क्योंकि फॉर्मूला सेम है सबका, फॉर्मूला H2O, Li2O, Na2O। अब एक काम करते हैं, हाइड्रोजन के साथ देखते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ अगर H को देखेंगे तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा H और H क्या मिलेगा, H2 मिलता है, ठीक है, एलिमेंट है ना। लिथियम के साथ मिलेगा LiH, सोडियम के साथ मिलता है NaH, ठीक है, और पोटेशियम के साथ मिलता है KH। तो जब उन्होंने ऑक्साइड को स्टडी किया, ठीक है, और जब उन्होंने हाइड्राइड्स को स्टडी किया, अब इन दोनों को स्टडी करने के बाद अब क्या बोलते हो, H, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक ग्रुप में रखना चाहिए, अलग अलग ग्रुप में? एक ग्रुप में रखना चाहिए। उसी तरह उन्होंने 63 कार्ड बना के सबका रिएक्शन स्टडी किया, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज एनालाइज किया, और किसके किसके साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। अब ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेके ही क्यों उसने स्टडी किया, ये सवाल उठ रहा है ना दिमाग में, और ये सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा बताओ, ये बात समझ में आया सबको, अभी जो बात हम एक्सप्लेन किए, यस ये बात समझ कि कैसे इन्होंने अरेंज किया, अपना टेबल बनाया है। अब क्वेश्चन ये था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेके ही क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे पहला रीजन तो ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। और दूसरा रीजन ये है कि दे फॉर्म कंपाउंड विथ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी एलिमेंट्स। अब बताओ, अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना चाहते हैं, ऐसे एलिमेंट को इस टेबल में रखना चाहते हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, और हमारा बेसिस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो उस एलिमेंट को तो हम स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है, ये दोनों को अगर स्टडी किया जाए तो ये दोनों, हर एक जितना भी एलिमेंट है ना, जितना भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ऑलमोस्ट सब के साथ रिएक्ट करता है, सबके साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है। और बस उस कंपाउंड को देख के हमें पता चल जाता है कि भाई उसे किस ग्रुप में रखना है और किसे अदर ग्रुप में रखना है। जैसे आप लोग एक बात बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पढ़े हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। MgOH2। मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO2 MgO है ना। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड बताओ। CaO, ये सब पढ़े हो ना, ये तो पता ही होगा। अच्छा बताओ, इन दोनों फॉर्मूला को देख के क्या लगता है, इन दोनों को सेम ग्रुप में रखना चाहिए कि अलग ग्रुप में रखना चाहिए? सेम ग्रुप सर। सेम ग्रुप में। तो ये दोनों का क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का ये क्या है, ऑक्साइड्स। तो उन्होंने दो चीजों को पढ़ा, एक ऑक्साइड्स को पढ़ा और दूसरा कौन सा, हाइड्राइड्स, है ना। और इन दोनों को एक एक कार्ड पे लिख लिख के अरेंज किया है, ठीक है। तो बहुत मेहनत किया इन्होंने, सारे ऑक्साइड्स और सारे हाइड्राइड्स का रिएक्शन करवाया, उसका फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूला भी कैसे लिखा वो खैर अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग 9th में पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़े हो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कुछ याद है? यस। अच्छा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बस इन्होंने, तुम लोग ये याद रखो कि ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला निकाला रिएक्शन करवा के, और उसके अकॉर्डिंग देखा कि भाई ये भी MgO, मैग्नीशियम भी ऑक्साइड जब बनाता है तो फॉर्मूला होता है MgO, और कैल्शियम भी ऑक्साइड बनाता है तो CaO। तो यानी इन दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर है, सेम है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, वही है द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। तो यही फॉर्मूला जो है ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का, यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, और इसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। क्लियर है, ठीक है। अब इनकी अचीवमेंट्स के बारे में होता है, तो अचीवमेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन कर देते हैं। लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करके फिर हम पूरा एक बार रिवाइज करवा देते हैं ताकि आप लोग को पता रहे। देखो लास्ट वाला पॉइंट ये है
कि फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का मतलब ये हुआ, यहाँ पे R2O लिखा हुआ है, दिख रहा है R2O? यस सर। यहाँ पे R पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R जो है हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो R है, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन करता है ये सब, तो एक फॉर्मूला बनता है ऑक्साइड का, है ना? और यही R अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो फॉर्मूला किसका बनता है? हाइड्राइड्स का। तो जब इन सब एलिमेंट्स का, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला निकाला गया ना, तो फॉर्मूला क्या था? सेम था। और ये फॉर्मूला ही बेसिक बना, बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया। क्लियर? चलो अब एक बार हम रिपीट करवा देते हैं, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं आज के मतलब क्लास में क्या क्या हुआ। तो क्लासिफिकेशन, पहले हम लोग ये समझे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हम किसी चीज को पढ़ नहीं सकते। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, है ना, इतना सारा सब्जेक्ट और इतना सारा टॉपिक, अगर हमें ये नहीं पता होगा कैसे हमें पढ़ना है क्लासिफाई करके, तो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है ना। तो ग्रुप बना के पढ़ो, जैसे पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों सेम टाइप का है, फर्स्ट टाइप या अलजेब्रा है, तो उसका एक ग्रुप बना लो। ठीक है, यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या था? तो मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़े वो क्या था? ट्राइड्स। किसका ट्राइड्स था? डोमिनियन ट्राइड्स। ठीक है, और तीसरा हम लोग पढ़े किसका? न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, है ना, न्यूलन लॉज ऑफ ऑक्टेट्स या ऑक्टेट रूल्स लिख लेते हैं, ऑक्टेट, है ना, न्यूलन ऑक्टेट्स रूल। और फोर्थ जो हम लोग पढ़े वो क्या पढ़े? मेंडलिव्स, है ना, मेंडलिव्स। अब बताओ मेटल्स, नॉन-मेटल्स पढ़े, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ड्रॉबैक हम पढ़े भाई। प्रॉब्लम ये था कि इसमें अगर क्लासिफाई करते तो मेटल्स क्या है? मेटल्स बहुत ही ज्यादा है ना। और ऑब्वियस सी बात है एक ऐसा भी ग्रुप आता है जो ना तो मेटल्स में रख सकते और जो ना नॉन मेटल्स में रख सकते, उसको क्या बोलते हैं बताओ? मेटलॉइड्स। तो ऑब्वियस बात है मेटलॉइड्स के लिए तो जगह ही नहीं दिया गया कि मेटल्स में रखे या नॉन मेटल्स में। फिर डॉबनेयर का ट्रायड पढ़े। अच्छा, डॉबनेयर के ट्रायड में अच्छा बात ये था कि उन्होंने किस बेसिस पे अरेंज किया? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था ओनली 3। कितने ट्रायड इन्होंने बनाए? ओनली 3। ठीक है, और इनका जो ट्रायड था, हर एक ट्रायड जो था, इनका ट्रायड जो था उसमें क्या था कि फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज जो था वो क्या था? मिडिल वाला। यानी मिडिल वाले का एटॉमिक मास जो है वो फर्स्ट और लास्ट का क्या था? एवरेज। उसके बाद न्यूलैंड्स पढ़े, तो न्यूलैंड्स बताओ, न्यूलैंड्स भी किस बेसिस पे अरेंज किया गया? एटॉमिक मास। अच्छा, इसमें कौन से एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट करता था? 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट करता था। ठीक है, 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो था, 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट्स। ठीक है, और उसके बाद इसका तो ड्रॉबैक बहुत सारा पढ़े, उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है इसका ड्रॉबैक? पहला ड्रॉबैक ओनली अप टू कैल्शियम। अप टू कैल्शियम भाई सही था, उसके बाद गड़बड़। और बताओ इन्होंने क्या कमिटमेंट कर दिया था कि भाई अभी तक 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड है, इसके बाद कोई भी फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होगा, है ना। फिर कोबाल्ट और निकल का प्रॉब्लम, है ना, एक ही स्लॉट पे रख दिया था। ठीक है, फिर आयरन से इसको अलग कर दिया था, और फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन और के साथ रखा था, ब्रोमीन के साथ रखा था, जिससे इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं करता, है ना। 1 मिनट रुक जाओ, फिर डाउट लेते हैं आप लोग का, एक बार रिपीट करने दो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और लास्ट हम लोग क्या पढ़े थे? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के लिए कोई जगह इन्होंने रखा था क्या? नहीं रखा था। अच्छा, मेंडलिव्स के बारे में बात करें तो बताओ मेंडलिव्स ने कैसे अरेंज किया एटॉमिक मास, है ना। इसके लिए एक वर्ड याद रखना है कि मेंडलिव्स लॉ जो था वो ये था कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of
क्या एटॉमिक मास। देखो तीनों में एटॉमिक मास आ रहा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आपको लिख के बता रहे हैं एटॉमिक मास। अच्छा, और इनका एक हॉरिजॉन्टल रो था, हॉरिजॉन्टल रो को इन्होंने क्या बोला बताओ? हॉरिजॉन्टल रो नहीं, हॉरिजॉन्टल रो पीरियड, Periods और हॉरिजॉन्टल रो vertical पीरियड। और वर्टिकल कॉलम, groups। वर्टिकल कॉलम्स हो गया ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने स्टडी जो किया उसमें कौन सा कंपाउंड लेके इन्होंने स्टडी किया? उन्होंने कंपाउंड स्टडी किया किसका किसका? कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड क्यों इन्होंने स्टडी किया? क्योंकि भाई ऑक्सीजन और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना, एंड मोस्ट एलिमेंट के साथ वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक है। और इनका जो बेसिक पॉइंट था, बेसिक पॉइंट ये था, फॉर्मूला ऑफ इनका जो पूरा पीरियोडिक टेबल बना है वो किस बेसिस पे बना है? फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के बेसिस पे। बताओ, इतना ही हम लोग पढ़े हैं ना आज के क्लास में, और उम्मीद करते हैं ये आपको थोड़ा बहुत